analyze the 6 languages, Indian languages, and its 6 origin: Indo-Aryans, Indo-Sanskritic, Indo-Dravidian, Austric, Indo-Burmese. सारे में देखेंगे इसमें एलिमेंट्स जो है हमारा वो सब जगह मिलेगा। इवन फ्रेंच लैंग्वेज में पीटर मटर वो सारे लगेगा। और संस्कृत, रिसेंटली एज पर द स्टडी, संस्कृत इज द मोस्ट फ्रेंडली लैंग्वेज, कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इसलिए हमारा अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसे पैदा करो और 5-10 साल के बाद जैसे लैंग्वेज संस्कृत में हमारे पास पारदर्शिता है परंतु ये डिके हो रहा है। और कंप्यूटर में एक्सपर्टाइज हुआ है तो वर्ल्ड कैपिटल इन कंप्यूटर एंड आईटी दोनों का समन्वय ऐसे किया जाएगा कि 5-10 साल के बाद जब उन्होंने ढूंढेंगे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज के लिए संस्कृत का स्कॉलर्स, उस समय हमारे पास ये दोनों होगा। अभी आज का विषय वस्तु है, चर्चा का विषय वस्तु, भारतीय साहित्य में नारी साहित्यकार का भूमिका। इस संबंध में मेरे से वक्ता सारे उन्होंने व्यक्तिगत विशेष पे जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको कहा गया है। हालांकि जो बहन निशा ने बता रहे थे कि ये स्टार्ट हुआ राइटिंग, नारी का अवदान इसमें भक्ति मूवमेंट में, मैं उनसे बहुत पहले जाऊंगा, वैदिक पीरियड पे, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा उस समय था, उससे पहले भी जाऊंगा, क्योंकि नारी का जो कंट्रीब्यूशन एक्सप्रेशन है, आप देखिए हम अगर त्रिमूर्ति देखेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिनको कहते हैं, ब्रह्मा का गेस्चर होता है क्रिएशन, विष्णु प्रिजर्वेशन, महेश्वर डिस्ट्रक्शन। आप नारी का दोनों रूप पहले, क्रिएशन क्रिएट करता है, क्रिएट कौन कर सकते हैं? प्रकृति कर सकता है, एक मदर कर सकता है, नारी कर सकता है, एक साहित्यकार कर सकता है। और जब नारी साहित्यकार होता है, आप देखिए कैसे दोनों क्रिएटिविटी का दोनों ये समन्वय है। और नारी इनहेरेंटली एक क्रिएटर है, उनका पास इनहेरेंट क्वालिटी है क्रिएट करने का। तो इसीलिए आज का जो विषय वस्तु है कोई व्यक्ति विशेष से सीमित नहीं रख के मैं थोड़ा सा उसमें हटूंगा। उनका जो इवोल्यूशन है थिंकिंग का, क्योंकि नारी का जो क्रिएटिविटी है वो सारे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होता है। आप किसी भी प्रकार एक्टिविटीज देखिए, उसमें नारी का भूमिका को डिलीट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, वो एक्टिविटी रहेगा नहीं, जीरो हो जाएगा। आपका पास लव कैसे आया, इमोशंस कहाँ से आया, कॉम्पेशन कहाँ से आया, धैर्य कहाँ से आया, सेक्रीफाइस कहाँ से आया, टॉलरेंस कहाँ से आया? ये दिया कौन? फादर दिया नहीं है, मदर दिया है। और ये सेंटिमेंट्स जब तक व्यक्ति के पास नहीं होता है, जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहा, एप्रिसिएशन इज एकिन टू क्रिएशन। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली उन्होंने कहा था, क्रिएटिविटी को कनेक्ट किया नारी के साथ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आपको पता होगा, बहुत बड़ा साहित्यकार थे ब्रिटिश का। तो इसीलिए इस भूमिका से मैं कहूँगा कि व्यक्ति विशेष से सीमित नहीं रख के जो आज का विषय वस्तु है, उनका जो ओरिजिनल स्टॉप है, जो कोर कॉम्पिटेंसी है, कोर टैलेंट है, जो इनहेरेंट टैलेंट है, उसको पहचान करने का बहुत आवश्यकता है। और दत्त साहब भी यही इस संबंध में उन्होंने चर्चा किया था। और जो गौशाला भी चलाते हैं उसमें देखिए जैसे गौ माता कहते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी का, अवदान का, सेक्रीफाइस का ये सबसे बड़ा परिचय है। तो इसीलिए जो नारी संबंध में जो विषय वस्तु रखा गया है उसका जो दूसरा पहलू है, जो कोर पहलू है, ये है उनका पास जो कोर क्वालिटीज है, जो टॉलरेंस है, फीलिंग्स है। और उसको एनहांस करने के लिए नारी का भूमिका, उससे भी पहले जाइए जो बेड टाइम स्टोरी है, बच्चों लोग को बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं, जो सोने का समय पे कौन उसको सुनाते हैं, और वो उसके माध्यम से कौन सा चीज जाता है, हमारा संस्कृति जाता है और हमारा परंपरा जाता है, हमारा धैर्य जाता है, सब कुछ उनके माध्यम से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो इसीलिए अब मैं संक्षिप्त में अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ कि नारी का जो व्यक्ति विशेष पे जो अवदान है भारतीय साहित्य में ग्रोथ होने के लिए, उससे बियॉन्ड जाके समाज का जो रिफ्लेक्शन है नारी का कंट्रीब्यूशन, और वो रिफ्लेक्शन पे नारी का क्रिएटिविटी अंतर्निहित है। और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ, मिस्टर अलेक्जेंडर फ्रांस का जो एक फ्रांस ड्रामाटिस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था 19th सेंचुरी पे, उससे पहले तक नारी का जो चिंता वो सीमित था। उसको मेल डोमिनेशन के हिसाब से, जैसे समाज में स्वाधीनता संग्राम में, हमारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वो भी प्रस्फुटित हुआ, विकसित हुआ,
और उसके पश्चात भी या उससे पहले भी, जैसे बुद्धिज्म का जिस समय पे आया उस समय पे भी हुआ, प्री वैदिक पीरियड पे उस समय हुआ था, वैदिक पीरियड पे हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड पे सप्रेस हुआ, उसके बाद मुगल पीरियड में बिल्कुल सप्रेस हुआ। परंतु क्रिएटिविटी ऐसे जैसे चीज होता है कि उसको जितना दबाया जाता है वो इतना प्रस्फुटित होता है। थैंक यू। आई थैंक ऑल द पावर। धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र मांझी जी, विशेष धन्यवाद आपका। आपने सृष्टि के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की महिला साहित्यकारों की स्थिति से हम अवगत कराया। क्योंकि फिर वही बात दोहरानी है कि हमारे बीच वरिष्ठ लेखिका, हिंदी की लेखिका आदरणीय कुसुम श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने उसी संक्षिप्त उद्बोधन के साथ विषय पर अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय कुसुम श्रीवास्तव जी। धन्यवाद भैया जी। सबसे पहले तो सरस्वती को नमन, जिन्होंने हम सबको वो वाक चातुर्य दिया कि आज हम यहाँ चिंतन मनन के लिए एकत्रित हुए हैं। उसके बाद मंच को नमन है और सभी श्रोता जो सामने बैठे हैं, क्योंकि आपकी भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। विषय है भारतीय साहित्य में नारी साहित्यकारों की भूमिका। सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने एक ऐसा विषय उठाया जो देखा जाए अपनी प्रकृति में बहुत संजीदा है। संवेदनशील या संजीदा मैं इसलिए कहती हूँ कि शायद ये विचार विमर्श का विषय था ही नहीं, क्योंकि जैसा भी मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता श्री देवेंद्र जी ने कहा कि नारी जब से सृष्टि का क्रिएशन है तब से नारी का अस्तित्व है और उसे कोई दबा नहीं पाया। मेरी बहन निशा ने शुरू में नारी साहित्यकारों का विवरण देते हुए शायद ये साबित करने की कोशिश की कि बीच में मध्य युग आया जहां नारियों के अस्तित्व को थोड़ा दबाया गया, और शायद यही वजह है कि कबीर दास के साथ लोई भी बराबर की साहित्यकारा थी, लेकिन कहीं भी उनका साहित्य उपलब्ध नहीं होता। जिन्होंने कबीर के साहित्य का संकलन किया वो चाहते तो लोई का साहित्य भी आज उसी तरह विद्यालयों में पढ़ाया जाता होता, लेकिन कहीं नहीं है। तो शायद जो विषय रखा गया वो इसलिए रखा गया कि जिस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है वो सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के कण कण में अपना वजूद रखती है और उसे हम चाहकर भी दबा नहीं सकते। और ये इस बात का प्रमाण है कि आज नारी के लेखनी से, नारी के क्रियाकलाप से, नारी की प्रतिभा से कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जो अछूता रह गया हो। आज धरातल से उठ के नारी ने अंतरिक्ष तक की यात्राएं की हैं, हम सब सहमत हैं। तो अगर हम साहित्यकारों की बात करें तो साहित्य मीन्स जो समाज के हित के लिए है, और वो जितने भी पक्ष हमारे और आपके जीवन से संबंधित है सब कुछ साहित्य है, सिर्फ लेखन साहित्य नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि भारतीय साहित्य में नारी साहित्यकारों की भूमिका प्रश्न चिन्ह नहीं है, शायद सराहना का विषय है, क्योंकि कहीं कोई एक क्षेत्र हम में से शायद कोई सोचकर भी निकाल नहीं पाएगा जहां नारी ने अपनी प्रतिभा से अपना साम्राज्य स्थापित ना किया हो। तो विषय को बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपने विचार रखते हुए मैं ये कहूँगी कि नारी के उत्थान से, नारी की गति से सब परिचित हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस गति से नारी बढ़ रही है वो नारी की मंजिल नहीं है, गति है। आगे आगे देखिए होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आदरणीय बहन कुसुम श्रीवास्तव जी। चूँकि हमारे समारोह के मुख्य अतिथि को निकलना है, लेकिन मैं केवल 10 मिनट का उनसे मांग रहा हूँ कि केवल 10 मिनट मुझे देखें। और इसी बीच अगले वरिष्ठ वक्ता के तौर पर आदरणीय मानस रंजन महापात्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए। आप एनवीटी में भी बड़े उच्च पद पर रहे हैं और
जहाँ तक मुझे जानकारी बाल साहित्य में आपका बहुत बड़ा काम है। आदरणीय मानस रंजन महापात्रा जी। सम्मान्य मंच और मित्रों, समय बहुत कम है। हम ऐसे दौर पर गुजर रहे हैं। आज सवेरे में जब अखबार खोला तो पढ़ा कि नयनतारा सहगल को महाराष्ट्र में कोई साहित्य सम्मेलन में बुलाया गया था और वो सम्मान, वो जो निमंत्रण है, आमंत्रण है, उसको वापस ले लिया गया। आप देखिए, देश में हम आजकल काफ़ी वक्त बात कर चुके हैं। कुसुम जी का बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। नयनतारा सहगल का एक उदाहरण दिया, लक्ष्मी लंकेश, गौरी लंकेश। मैं तो गौरी लंकेश को पर्सनली भी जानता हूँ, लंकेश जी हमारे मित्र थे और उनका जो मर्डर हुआ आप सब जानते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं साहित्यकारों का भूमिका। मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आपने उमराव जान आधा फिल्म देखा होगा। आप जानते हैं इस कोठी में जो नाचने वाली ये सब कवि थे, ये सब गीतकार थे, ये खुद गीत लिखते थे। मैं एक बार ललित पसंद गया था। पट्ट जोशी जी मैं कह रहा था, आप गलत जब आप बार बार बोल रहे थे। पट्ट जोशी मीन्स ये मुख्य चीफ प्रीस्ट है पट्ट जोशी। तो संबलपुर में एक जगह है, एक अभी डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसका नाम है देवगढ़। और देवगढ़ एक प्रिंसली स्टेट था। वहाँ का राजा थे महाराजा सार वासुदेव सुढलदेव। वहाँ उन्होंने एक पैलेस बनाया, उसका नाम है ललित बसंत। मैं एक बार देखने के लिए गया था। ललित बसंत का दीवार में कविता लिखा हुआ है, कवि के नाम नहीं, सब महिलाएं थी। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि रिकॉग्निशन का जहाँ तक बात है, हम तो उन्हीं का बात करें जिनका नाम आया है। हम उनका बात करना चाहिए जिनका नाम नहीं आया है। हमारे सामने ऐसे करोड़ों महिलाओं का नाम नहीं आया है जो कि लेखिका थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान था। अभी मैं कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त, उनका बेटा ने एक लड़की को शादी किया, जो कि हमारा, आप लोग अगर पुरी की तरफ, मैं पुरी से हूँ, पट्टचित्र वहाँ बनता है पुरी से कुछ दूर, मेरा गांव भी वहीं है। तो उस गांव में रघुराजपुर, वहाँ का एक लड़की को, रघुराजपुर तो थोड़ा सा नदी के अंदर है और मेन रोड में एक दांडा शाही भी है, वो भी रघुराजपुर का हिस्सा माना जाता है। वहाँ का एक लड़की को शादी किया तो उसमें अखबार में आया ये पहली महिला है जो कि पट्टचित्र बनाती है। मैं आपको बताऊं, मैं तब उसका विरोध भी किया था, अखबार में भी लिखा था। महिलाएं जो पट्टचित्र बनाने का जो परंपरा है उस गांव में, वो 500 से ज़्यादा साल पुराना है। पुरुष लोग जब काम करते थे तब महिलाएं घर में ही पट्टचित्र बनाते थे, ऑयल पेंटिंग करते थे। उनका कोई नाम नहीं है, बेनाम महिलाएं हैं। ऐसे हमें कोशिश करना पड़ेगा कि उनका रिकॉग्निशन का जहाँ तक बात है, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े लेखिका आ गए हैं और उनका सम्मान तो हम करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं दुख के साथ कहूँगा, स्त्री विमर्श जो है ना, वो एक राजनीतिक स्लोगन बन गया है, राजनीतिक प्रचार बन गया है। ऐसे कुछ होता नहीं है। हम उनका रिकॉग्निशन के लिए अगर कुछ काम करें तब लगेगा कि हम महिला साहित्यकारों का सम्मान कर रहे हैं। समय कम है। मैं सोचा ये सवाल एक दो और भी मन में था। महिलाओं का जो एजुकेशन का बात हम करते हैं, आप लोगों में कई लोगों को शायद मालूम नहीं है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में सिर्फ 100 साल पहले महिला को ग्रेजुएशन में पढ़ने का मौका मिला था। उससे पहले ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे थे। हम कह रहे हैं कि अंग्रेज लोग बहुत आगे थे, लेकिन ऐसे नहीं था। जो प्रगति हुई है उस मामले में उड़िया साहित्य में हम लोग बहुत शुरू से, महिलाएं बहुत बड़े बड़े लेखिकाएं हैं। श्री चैतन्य के समय में माधवी दासी और वृंदावती दासी ये बहुत बड़ी लेखिकाएं थे। और जैसे बहन हमारा आसाम का, उन्होंने कहा, उन्होंने तो नंदिनी साहू, सब आज का, सरोजिनी साहू आज का हमारे समकालीन लेखक हैं, बच्चे हैं बल्कि नंदिनी साहू। लेकिन आधुनिक काल में उड़िया साहित्य में कुंतला कुमारी सावत, उन्होंने बहुत, वो हिंदी और उड़िया दोनों में लिखती थी। और
ऐसे कई महिलाएं हैं जिनका चर्चा नहीं होता है, जिनके बारे में ज़्यादा शोध नहीं होता है। हम भाषण तो बहुत बार दे देते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि उस विषय पर हम वो जो अनजान लेखिकाएं हैं उनके बारे में भी कुछ शोध करें, और जो लेखिकाएं हैं जिनके बारे में शोध नहीं हुआ है उनके बारे में शोध किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जब सवेरे रीता जी ने कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आप कह रहे थे ना, मैं पिछला 3 साल में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का निदेशक था। 4 दिन पहले मैं रिपैट्रिएट होके आया हूँ। अच्छा है कि मुझे पहचान लेते हैं लोग कि मैं कभी नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर का हेड हुआ करता था, और अभी मैं फिर आप लोगों के बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मानस रंजन महापात्रा जी। दूरियां पैमानों में हुआ करती हैं, दिलों में नहीं हुआ करती। आभार, विशेष आभार, आप आए और आपने हमारी बात को रखा और हम अपने वचन को रखा। क्योंकि अभी समारोह को हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव जी संबोधित करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार किशोर द्विवेदी भी संबोधित करेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि हमारी संस्था विजयाली फाउंडेशन की अध्यक्षा सर्वे सर्वा, और जिन परिस्थितियों में हम सभी जानते हैं, हम सभी कार्यक्रम कराते हैं। प्रेम कुमार प्रेम जी बैठे हैं, बबी दीदी बैठी हैं, अशोक कश्यप जी बैठे हैं, रेखा गुप्ता जी, अशोक आशीष जी, बहुत सारे, काजल चौबे जी बैठी हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि कार्यक्रम किस स्थिति में कैसे होते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि आदरणीय किशोर द्विवेदी जी अपना उद्बोधन करें, उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए रीता जी को चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ और 2 मिनट की समय सीमा की अवधि का पालन करें। जी, रीता पात्रा जी। जी, रीता जी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आदरणीय मंच और सभी अतिथियों को मेरा नमन, और नीचे बैठे हैं श्रोताजन को मेरे नमन। एक हमारा उड़िया में कहावत है, निकिति तौल भारी हुए जे सान्ना बड़ो को भारी हुए जे रहे तड़ को। मान जो नीचे जो लोग रह जाते हैं वो भारी होते हैं, तो फिर श्रोता ही बहुत बड़े लोग हैं। इसीलिए हमारा जो निकिति में जो होते हैं ना, ऊपर बैठने वाले अतिथि तो अलग होते हैं, मगर नीचे बैठने वाले सारे जो श्रोता होते हैं उनकी वजह से इस प्रोग्राम सक्सेस होता है। आज मैं एक नारी वुमेन्स को डेवलप करने के लिए कितना चाहती हूँ। हर वक्त मेरा एक समाज सेवा के लिए लेडीज़ के प्रति मेरा जितना कर्तव्य है। मैं कल भी एक मेट्रो में आते आते देखा तो एक लेडीज़ का खून भर रहा था। मैं उसको जानती नहीं, मगर मेरे अंदर से मैंने कैसे लगा मुझे, मैं खुद को भी रोक नहीं पाया, रोने लग गई। मैंने उसको खून को देखे मैं रोने लगी, उसका हाथ कुछ हुआ था। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, हमारे साहित्यकार के लिए बोल रही, एक कलम कुछ भी कर सकता है। और चंद्रमणि सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और मैंने उनको तो मेरे जिंदगी का गुरु भी माना हूँ। मैंने मैं सच्ची ये मेरे दिल से भी है। सर शायद सर के पास बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैं उनको प्राय बहुत कुछ सुनती हूँ, और नॉलेज में उनको बोलती हूँ। शायद आप सर अगले जन्म में आप IAS IPS होके आएंगे, इस जन्म में नहीं हो। तो बहुत सारी अच्छी सी बात सुनती हूँ। और साहित्यकार के लिए जो महिला साहित्यकार के आज जो सब्जेक्ट मुझे सर ने दिए हैं, ये मैं बोले हैं, देखो लेडीज बहुत कुछ करती है घर के अंदर, और कलम भी बहुत कुछ लिखता है। मगर जो सर ने बोले अभी, जे मानस सर ने बोले, जो पूरी की जो है पटचित्र बनाने वाले, उन कलाकार को भी हम आगे लाएंगे सर। ऐसा नहीं है, विजयनी फाउंडेशन भी कभी जाए और ओडिशा में प्रोग्राम करे, और वो जो चित्रकार के ऊपर कुछ लिखा जाए और उनको आगे लाए, उनको रिवार्डेड मिले। मेरा ये एक बड़ी मेरे नहीं है, हम सब विजयनी के जितने सदस्य हैं, हम सब चाहेंगे ये हमारा माध्यम से हो। और ये मेरा कोई फंक्शन नहीं है,
मैं चाहती हूँ मेरे भैया सब बैठे हैं, दीपक जी जैसे मेरे भैया है और किशोर द्विवेदी जी मेरे भैया है, भैया से सुने तो बड़ी बात है। और मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनकी वजह से मैं आज यहीं पर खड़ी हूँ, बस उनको सुनूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गीता जी। विशेष आभार, चूँकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हैं। आदरणीय किशोर द्विवेदी जी को सुनना और इनके लिखे को पढ़ना, हालांकि मैंने तो रीता जी के मार्फत ही आपका उड़िया भाषा का अनुवाद सुना है और पढ़ा है, जो हिंदी भाषा में उन्होंने बताया। हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि